हेलो बच्चों, आप सबको टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विकास बनाम पर्यावरण विवाद के संदर्भ में रियो सम्मेलन के योगदान की विवेचना कीजिए। ओके, तब पर्यावरण और आर्थिक विकास एक दूसरे के परस्पर जुड़े हुए हैं। वही दूसरी तरफ एक देश की आर्थिक तरक्की भी पर्यावरण को प्रभावित करती है। उसी तरह पर्यावरण संसाधन गिरावट भी आर्थिक विकास को प्रभावित करता है। ऐसे कई सारी पर्यावरण नीतियाँ हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने पर्यावरण को भी बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक उन्नति भी सुनिश्चित कर सकते हैं। आर्थिक विकास एक देशों के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। एक देश तभी विकसित माना जाता है जब वह अपने नागरिकों को पर्याप्त मात्रा में रोजगार मुहैया करवा पाए, जिसमें वहाँ के निवासी गरीबी से छुटकारा पाकर एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। इस तरह के विकास आय में असमानता को कम करता है। जितना ज़्यादा मात्रा में एक देश आर्थिक तरक्की करता है, उससे राजस्व कर भी उतनी ही वृद्धि होती है और सरकार के बेरोजगारी और गरीबी से जुड़ी कल्याण सेवाओं के खर्च में उतनी ही कमी आती है। पर्यावरण एक देश के आर्थिक उन्नति में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक राष्ट्र के विकास का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ा होता है। प्राकृतिक संसाधनों जैसे कि पानी, जीवाश्म ईंधन, मिट्टी जैसे प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन क्षेत्र में विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यकता होती है। हालांकि उत्पादन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण द्वारा प्रदूषण का भी अवशोषण होता है। इसके अलावा उत्पादन के लिए संसाधनों के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से पर्यावरण में संसाधनों की कमी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। प्राकृतिक संसाधनों के लगातार हो रहे उपभोग तथा बढ़ते प्रदूषण स्तर के कारण पर्यावरण संसाधनों की गुणवत्ता खराब हो जाएगी, जिससे न सिर्फ उत्पादन की गुणवत्ता प्रभावित होगी बल्कि उसके उत्पादन में लगे मजदूरों में भी तमाम तरह की स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होगी और इसके साथ यह उनके लिए भी काफ़ी हानिकारक सिद्ध होगा जिनके लिए यह बनाया जा रहा है। विकास के साथ पर्यावरण का संबंध। आर्थिक विकास के वांछित स्तरों से प्राप्त के लिए तीव्र औद्योगिकरण में और शहरीकरण का अपरिहार्य है। प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि लाने के लिए भी यह आवश्यक माना जाता है। हालांकि इन आय सृजनकारी गतिविधियों के प्रदूषण जैसे नकारात्मक पर्यावरणीय परिणाम का उत्पन्न होना भी तय है। निश्चय ही बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन और गरीबों में कमी लाने के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए पर्यावरणीय गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है। ऐसी धारणा है कि वित्तीय और तकनीकी क्षमताओं में वृद्धि के साथ साथ आय के स्तर में क्रमिक वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता को पुनर्बहाल किया जा सकता है। लेकिन वास्तविकता यह है कि निरंतर विकास सृजनकारी गतिविधियाँ पर्यावरण की गुणवत्ता को और बदतर ही बनाती है। पर्यावरणीय संवहनीयता को प्रभावित करने वाले विकास संबंधी कारक। पर्यावरण अनुपालन की कमी हो रही है। पर्यावरणीय सिद्धांत की उपेक्षा एक प्रमुख कारण है कि प्राकृतिक आपदाएं अपरिहार्य हताहतों की बड़ी संख्याओं के कारण बनती है। किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक खतरों के जोखिम का वैज्ञानिक आकलन करने का कोई भी अभ्यास पूर्णतः लागू नहीं किया जाता है। अनियंत्रित उत्खनन और पहाड़ी ढलान की अवैज्ञानिक तरीके से कटाई मृदा कटाव का खतरा बढ़ा देती है, जिसके परिणाम स्वरूप भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है। सब्सिडी के दुष्परिणाम। समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के प्रयास में सरकार भारी मात्रा में सब्सिडी प्रदान करती रही है, लेकिन ऊर्जा और बिजली जैसी सेवाओं के सब्सिडी युक्त प्रकृति उनके अति प्रयोग की ओर ले जाती है और पर्यावरणीय संवहनीयता को कमजोर करती है। इसके अलावा सब्सिडी राजस्व आधार को भी कमजोर करती है और नई स्वच्छ प्रौद्योगिकी में निवेश करने की सरकार की क्षमता को सीमित करती है। लागत रहित पर्यावरणीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच पूर्णतः स्वतंत्र है और कोई भी व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं पर्यावरणीय क्षरण की पूरी लागत का वहन नहीं करता है और इसके परिणाम स्वरूप संसाधनों के अति उपयोग या दोहन की स्थिति बनती है। जनसंख्या गतिशीलता की जटिलता। बढ़ती हुई जनसंख्या विकास और पर्यावरणीय क्षरण के बीच समस्याजनक संबंधों का और मजबूत कर देती है। इसके अलावा निर्धनता प्रवासन को बढ़ावा देती है, जो शहरी क्षेत्रों के पर्यावरण की दृष्टि से अस्थिर या असहनीय बनता है। ये दोनों ही परिणाम संसाधनों पर दबाव बढ़ते हैं और नतीजन पर्यावरणीय गुणवत्ता बदतर होती जाती है। उत्पादकता का ह्रास होता है और निर्धनता और गहरी ही होती जाती है। सामाजिक आर्थिक प्रगति की विचारधारा और रणनीति के रूप में सतत विकास पर 1980 के दशक के लगभग विश्व स्तर पर चर्चा आरंभ हुई। पर्यावरण एवं विकास पर हमले
पहले संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन वर्ष 1992 में रियो डी जेनेरियो में किया गया था। इस शिखर स्तरीय बैठक में अन्य बातों के साथ साथ एजेंडा 21 का अंगीकार किया गया, जो बाद के वर्षों में सतत विकास को बढ़ावा देने की दिशा में वैश्विक रूपरेखा बन गई। UNCED अथवा इसके लोकप्रिय नाम रियो अर्थ शिखर सम्मेलन के बाद वर्ष 2002 में जोहान्सबर्ग में सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य सतत विकास प्रतिमानों का संवेग प्रदान करना था। इस शिखर सम्मेलन में जोहान्सबर्ग घोषणा तथा जोहान्सबर्ग कार्य योजना पारित की गई। एजेंडा 21 ने रियो सम्मेलन की प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई को बढ़ावा देने तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि करने और पर्यावरण एवं विकास संबंधी मुद्दों के समेकन हेतु किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्णय प्रक्रियाओं का तर्कसंगत बनाने और राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एजेंडा 21 के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना किए जाने की अनुशंसा की। तदनुरूप वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के एक कार्यात्मक आयोग के रूप में सतत विकास से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र आयोग का सृजन किया, जिसे पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा के कार्यान्वयन में होने वाले प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिया गया। सतत विकास के संबंध संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन 2020-22 जून 2022 तक के रियो डी जेनेरियो ब्राजील में किया जाएगा। इस सम्मेलन का आयोजन 1992 में रियो डी जेनेरियो में आयोजित और शिखर सम्मेलन के 20 वर्ष के बाद किया जा रहा है और इसलिए इसे रियो 20 भी कहा जाता है। रियो +20 का सतत विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करने पर निरंतरता के संबद्ध वैश्विक कार्रवाई को बढ़ावा देने संबंधी नई रूपरेखा की तलाश करने की प्रक्रिया में वैश्विक समुदाय के लिए महत्वपूर्ण अवसर के रूप में देखा जा रहा है। रियो 20 से पूर्व हरित अर्थव्यवस्था से संबद्ध विषय से ने व्यापक तौर पर ध्यान आकर्षित किया है। विकासशील देशों का मानना है कि रियो सिद्धांत द्वारा परिभाषित सतत विकास और इनकी 3 आधारशिलाओं नमतः आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय के आधार पर वैश्विक विकास मार्ग को प्रभावित करने की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए। उनकी समझ में हरित अर्थव्यवस्था को इस व्यापक रूपरेखा के साथ संयोजित माना गया है तथा हरित विकास पर कार्रवाई तभी प्राप्त की जा सकती है जब विकासशील देशों को वित्त, प्रौद्योगिकी एवं क्षमता निर्माण की दिशा में सहायता प्रदान करने हेतु समर्थकारी तंत्र उपलब्ध कराया जाए। आगे उनका मानना है कि एक रूपरेखा के रूप में हरित अर्थव्यवस्था तभी सफल होगी जब इससे गरीबी उन्मूलन की समस्या का समाधान करने की क्षमताओं का उन्नयन हो, राष्ट्रीय परिस्थितियों एवं प्राथमिकताओं के लिए नीतिगत उपाय किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि इसके परिणामस्वरूप आए ढांचागत बदलाव से हरित संरक्षणवाद एवं अवांछनीय शर्तों को बढ़ावा न मिले। ओके बच्चों, तो आप लोग अब इसको पढ़िए, इसके बाद से अपना पेपर अच्छा से दीजिएगा। ओके, हमारा बेस्ट विशेष आप लोग के साथ है। चलिए फिर मिलता है अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच बच्चों।